मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़ासत आज वज़ीर आज़म साहब की तकरीर आपने सुनी होगी, उसमें चंद बड़ी ही दिलचस्प बातें। एक तो उनका यह कहना था कि यूं महसूस होता है कि यह लॉकडाउन एलीट क्लास ने गरीब आदमी के लिए लगाया। आपने क्या फरमाया था, आप सबसे पहले वो मुलाहिजा करें, उसके बाद प्रोग्राम का अगला हिस्से की तरफ हम बढ़ेंगे। आज हमारी रूलिंग एलीट, हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं, अगर हम चाहें भी तो हम बाहर इलाज नहीं करवाने जा सकते। नहीं तो चेकअप भी बाहर करवाते थे जाके। खांसी होती थी तो सारे गवर्नमेंट पब्लिक के एक्सपेंस के ऊपर, इस टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर बाहर इलाज होता था सबका। असेंबली मेंबर्स भागे जा रहे हैं इलाज, मिनिस्टर्स जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, उनकी सारी फैमिली, सब बाहर इलाज होता था। आज वो जा नहीं सकते, वहां ज्यादा खतरा है। अमीरों ने सोचा, ये अमीरों को भी आता, एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, उसका क्या बनेगा। मैं इत्तफाक करता हूं वाकई एलीट ने ही फैसला किया होगा, लेकिन सवाल यह है कि इस्लामाबाद का फैसला किसने किया, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट है, वहां फैसला किसने किया, पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां पे किसने फैसला किया, बलूचिस्तान के अंदर एक कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां पे किसने फैसला किया है। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ वज़ीर साहब जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ कराची या सिंध की एलीट की बात कर रहे हैं, और बाकी जो एलीट है वो शायद वो एलीट नहीं है जिससे उनका ताल्लुक है या जिसके बारे में वो कुछ फरमा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये एलीट ने किया था तो फिर इस पूरे पाकिस्तान की एलीट इसके अंदर शामिल होती है। उसमें इस्लामाबाद की एलीट भी, खैबर पख्तूनख्वा की एलीट भी, पंजाब की एलीट भी और बलूचिस्तान की एलीट भी। हम इस एलीट को अलग अलग कैसे करेंगे, ये आज के सवाल का, आज के प्रोग्राम का हमारा सवाल होगा और हम पार्टिसिपेंट के पास भी जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे। दूसरा यह है कि पंजाब ने आज 50% कोरोना के टेस्ट कम करना शुरू कर दिए हैं, यानी जितनी कैपेसिटी थी पंजाब के पास अब उससे 40 से 50% कम टेस्ट हो रहे हैं। तो ये कहीं गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी तो नहीं है कि आप टेस्ट कम करना शुरू कर दें और इससे यूं महसूस होगा कि कोरोना का इशू खत्म होता चला जा रहा है और साथ ही आप एक्टिविटीज बढ़ाते चले जाएं, यानी अमवात भी जारी रहे और उसके साथ साथ कोरोना के खिलाफ एक जंग भी जारी रहे और साथ साथ एक महंगाई भी चलती रहे और साथ साथ जो है हमारी माशी एक्टिविटीज भी चलती रहे। ये किस हद तक बात दुरुस्त है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नदीम अफजल चंद साहब, वज़ीर आज़म के तर्जुमान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। अभी चंद लम्हों में ज्वाइन करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। चल से ये फरमाइएगा सर, ये एलीट कौन सी एलीट है सर ये? देखें, एलीट तो यकीनन है इस मुल्क में, लेकिन एलीट, अब मैं इसकी क्या डेफिनेशन करूं एलीट की, जिससे लॉकडाउन करवा दिए? नहीं, उसकी राना साहब अपनी तारीफ करेंगे, मैं अपनी तारीफ करूंगा, लेकिन जो दौलतमंद तबका है जो सिर्फ लॉकडाउन को हल समझता है, या एक जनरल जिस तरह कह लें, मेरे ख्याल में सिर्फ लॉकडाउन हल नहीं है इस मुल्क, इस बीमारी से लड़ने का, इस भूख से भी साथ लड़ना है, हमने गुर्बत से भी लड़ना है, हमने मुआशी तंगदस्ती से भी लड़ना है। तो लॉकडाउन नहीं, ये दरमियाना हाल को निकालना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर का ये मतलब था। आप जो भी आप इससे लेना चाहें, क्योंकि अभी एक जो मीडिया पे, एक सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल पड़ी थी पूरी दुनिया को देख के, देखें अब अमेरिका की या स्वीडन की या इटली की, उनकी इकोनॉमी और है, उनकी पॉलिसीज और है, हम उनसे कंपैरिजन नहीं हमारा हो सकता। तो हमारे यहाँ तो एक मकान में, हमारे यहाँ तो एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं किया, ये देखें गवर्नमेंट से भी नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको बताता हूँ बड़ा ओपन, बिल्कुल जो डिस्कशन होती थी प्राइम मिनिस्टर लॉकडाउन के खिलाफ थे, मेजॉरिटी कैबिनेट से तो आज भी खिलाफ मैं वो देखें, अब करना तो जो मेजॉरिटी चाहती, कैबिनेट की मेजॉरिटी का जो फैसला था वही प्राइम मिनिस्टर ने कबूल किया, लेकिन प्रिंसिपली प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि ये लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है, हम इसका ना सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं। यहाँ गैदरिंग्स हैं, जिस तरह मसाजिद, जिस तरह शादी हाल, जिस तरह स्कूल्स बंद कर दिए, ये चीज़ें बंद कर दें, लेकिन जो छोटी छोटी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो दिहाड़ीदार की, एग्रीकल्चर की, जो आम रेडी वाले की, उनको हम थोड़ा सा फैसिलिटेट करें और एसओपीज बनाएं। अच्छा, ये पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर का मौका था। इससे इसका मतलब ये हुआ कि वज़ीर साहब लॉकडाउन नहीं चाहते थे, लेकिन पंजाब में उनकी मर्जी के बगैर लग गया, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी मर्जी के खिलाफ हो गया, बलूचिस्तान में उनकी मर्जी के खिलाफ, इस्लामाबाद में उनकी मर्जी के खिलाफ। उनकी मर्जी के खिलाफ बिल्कुल नहीं लगा, उन्होंने एग्री किया, लेकिन जो वो उनकी अब डिस्कशन हुई ना, उस डिस्कशन के ऊपर आज वो एक अपना एनालिसिस दे रहे थे
वो लॉकडाउन उनकी मर्जी से हुआ, लेकिन जो एनालिसिस दे रहे थे, जो अब आफ्टर फैक्ट्स, लॉकडाउन के आफ्टर फैक्ट्स आ रहे हैं, लॉकडाउन भी हुआ, बाज इलाकों में लॉकडाउन कामयाब भी नहीं हुआ, अमराज भी बढ़ती गई, मरीज भी बढ़ते गए, सारी चीजें बढ़ती भी गई, मुआशी तंगदस्ती 2 महीनों में इकोनॉमी का भी सत्यानाश हो गया, और गरीब मजदूर जो बेचारा दिहाड़ीदार डेली वेजर था वो कहां तक पहुंच गया, ठीक हो गया। कतर नजर हमने 1 करोड़ 20 लाख बंदों को 12,000 रुपया भी दिया, फिर भी उन लोगों को जिनको हम टारगेट नहीं कर सके, जिन फैमिलीज को जिनकी सिर्फ जो दिहाड़ी कमा कर लाते थे और शाम को 5 बच्चों को या 15-20 अफराद को खिलाते थे, उनका क्या बना। ठीक हो गया। राजा साहब ये फरमाए सर, आपको वैसे समझ आई है वज़ीर साहब ने आज जो कुछ फरमाया उन्होंने? देखिए जी, वज़ीर साहब ने बड़ी कैटेगोरिकल बात की है और बड़ी उन्होंने वजाहत से ये बात की है कि इस मुल्क की जो एलीट है उसने ये लॉकडाउन जो है वो लगवाया है, और उन्होंने गरीबों के ख़िलाफ़ लगाया है, अमीरों के हक़ में लगाया है। अब चंद साहब की बात से ज़ाहिर हो रहा है कि शायद ये कैबिनेट जो है ये एलीट है, क्योंकि ये फरमा रहे हैं। हाँ जी, कैबिनेट में डिस्कशन हुई, कैबिनेट के मुतल्लिक पहले भी बात ये सुनी जा रही है कि कैबिनेट में शायद बंदे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब की मर्जी के कम है तो कहीं और से ज्यादा है। नवा कच्चा खोलो। किसी दिन वज़ीर आज़म साहब ये भी कह देंगे कि जनाब ये देखिए उनकी मर्जी से नहीं है, चंद साहब उनकी मर्जी से नहीं है। चंद साहब तो मेरा ख्याल है कि शायद मर्जी से ही हूँ, तो बाकी शाह महबूब कोई साहब उनकी मर्जी के नहीं एक का नाम लेंगे आप। सर 50 लोग हैं कैबिनेट के अंदर, 50 तो 50 में से मेरा ख्याल है को 25-30 उनकी मर्जी के शायद ना हो, अगर मेजॉरिटी ने फैसला किया ना जो उनकी मर्जी के खिलाफ किया, और उन्होंने इस्लामाबाद में भी लॉकडाउन करवा दिया, अपना उधर पंजाब में भी करवा दिया, KPK में भी करवा दिया, बलूचिस्तान में भी करवा दिया, तो हो सकता है कि किसी दिन जो है वो वज़ीर आज़म साहब ये भी कह दें कि जनाब ये कैबिनेट जो है ये जो फैसले करती रही है मेरी मर्जी के खिलाफ करती रही है, इसने मुल्क डुबो दिया है इन लोगों ने, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क की इकॉनमी का, और मैं बस देखता ही रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है अब देखिए रज़ाक दाऊद साहब आज प्राइम मिनिस्टर के पास गए और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बताया कि चावल एक्सपोर्ट करना चाहिए। अगर चावल एक्सपोर्ट कर देंगे उसका जो एक रिजल्ट निकलेगा, नतीजा निकलेगा, यहाँ पे फूड शॉर्टेज अगर उसके बाद जब हो जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा? अब आप देखें ना कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ उस रिपोर्ट में जिक्र आया तो उनको वो नहीं भी थे चेयरमैन, तो उनको उन्होंने डिनोटिफाई कर दिया, यानी वो नोटिफाई नहीं थे उनको डिनोटिफाई कर दिया। और रज़ाक दाऊद साहब को और खुसरो बख्तियार साहब को वैसे खान साहब की अगर चलती होती या कैबिनेट उनकी होती तो इन दोनों को वो डिनोटिफाई करते, लेकिन उनको वो नहीं कर सके। अब अंदर की बात तो चंद साहब भी बता सकते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही हैं। अच्छा ये बताइए कुटी साहब कि सर ये जो आज जिक्र कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, ऐसे अपनी हर तकरीर में कराची का और सिंध का जिक्र करते हैं और वो ये कहते हैं कि सिंध ने बहुत जल्दी की, बल्कि उजलत का उन्होंने मुजाहरा किया जिसकी वजह से बाकी सूबों को भी लॉकडाउन करना पड़ा। और अगर ये लोग ना करते, बस मुराद अली शाह साहब जो है कुछ दिन 10-15 दिन अगर रुक जाते तो शायद ये लॉकडाउन ना होता। तो बेसिकली मुल्ज़िम वो आप ही को समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अब वज़ीर आज़म साहब जिसको मुल्ज़िम समझे उनकी मर्जी हो तो सुबह शाम लोगों को किसी को मुजरिम किसी को मुल्ज़िम बना रहे होंगे। देखें जब हमने देखा जब तफ्तान में जब ये इशू हुआ उसमें हमने देखा कि ज़ायरीन जिनका ताल्लुक सिंध से ज़्यादा था तो उस पर जो है सिंध हुकूमत ने पहले से ही कुछ इकदाम किए और हमने फॉलो किया। हमने कहा चाइना में बाकी मुल्कों में थोड़ा सख्त लॉकडाउन हुए तो हम भी शायद उस पर जो है कामयाब हो सकें और हमने लॉकडाउन किया। और अब वही चीज़ आपने भी चंद दिनों बाद फॉलो की ना, कोई ये तो नहीं हुआ कि आपने नहीं फॉलो की सॉफ्ट लॉकडाउन या सख्त लॉकडाउन। देखें ये चीज़ें हैं। अब आप सॉफ्ट लॉकडाउन की बात करते हैं, अब आप सिंध को अगर आप ऐसे क्रिटिसाइज करें और आप कहें कि अपनी काबीना के कराची के वज़रा को भेज दें कि जाके सिंध, देखें ये जंग की सूरत हाल है। या आप बता दें कि हमने सिंध के साथ लड़ना है या हमने जंग के को इकट्ठा लड़ना है। अब हम खुदा सेहत दे गवर्नर सिंध को, वो जिस किसी की स्टेटमेंट दे रहे थे ये क्या सॉफ्ट लॉकडाउन करें वो करें, फिर वो जब 3-4 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने विजिट किए, अब मतलब हैदराबाद गए बाकी वो गए। अब मतलब है कि अब एक हमारे जो मिनिस्टर थे अपने एडवाइजर थे लोकल गवर्नमेंट के KPK के, वो पिकनिक मनाने चले गए, अपने सोशल मीडिया पे तस्वीरें दी थी, सोशल डिस्टेंसिंग था, उस बेचारे को भी हो गया, उसके फोटोग्राफर को भी साथ हो गया। तो ये चीज़ें देखें आप, ठीक है आप मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, ये तो सिंपल है लोगों के लिए। अगर आप इस किस्म के वो करेंगे तो लोग क्या समझेंगे। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं सॉफ्ट लॉकडाउन, लोग निकलते हैं तो पुलिस ने डंडा उठाया होता है कि यार घरों में जाओ। तो ये चीज़ें जो है ना, एक
कह दें जी लॉकडाउन खत्म या लॉकडाउन है। वैसे सर 2 महीने 4 दिन हो गए लॉकडाउन को, लेकिन आज भी वो कंफ्यूजन चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब आज भी कह रहे हैं कि मैं इस लॉकडाउन के हमायत में नहीं हूं। तो ये लेकिन 2 इसमें महीने एक चीज है ना, 4 दिन देखिए क्या चीज रही है आप वो करें, लेकिन हमें चाहिए कि हम टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ाएं ना ये उस सिर्फ दौरान। बिजनेस बंद रहा है। सर टेस्टिंग कैपेसिटी तो कम हो रही है। मतलब पंजाब के अंदर 6000 से ज्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी है पंजाब की, लेकिन वो टेस्ट कम कर रहे हैं। मतलब कल 25 अप्रैल को सर जो है 1775 लोगों का टेस्ट हुआ है सिर्फ, और 4599 टेस्ट नहीं किए गए कैपेसिटी से कम। तो जानबूझ के 18 से लेके ये सारा ग्राफ नीचे आ रहा है। देखें आप जानबूझ के कम न करें, कैपेसिटी से कम करते चले जाओ। देखिए आप जानबूझ के कम न करें। खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार है उसकी मतलब है कि हल है इसका। ये नहीं है कि उसका मतलब है कि आप क्वारंटाइन में जाते हैं, इस चीज का हल है कि आप बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सॉफ्ट लॉक भी करते हैं और टेस्ट भी कम कर रहे हैं तो फिर ये सूरत हाल बहुत। केपी में देखें 80+ डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स उनको जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो ऐसे बाकी इलाकों में भी होगा। तो ये चीजें जो है ये जंग है, हम लड़े। आपने रज़ाक दाऊद की बात की। रज़ाक दाऊद साहब तो चावल की बात करते हैं और बिजनेस कम्युनिटी की बात करते हैं। आज भी ये आ रहा है कि ये टिड्डी दल के दोबारा हमले हो रहे हैं। मेरे ख्याल में चंद साहब भी उस कमेटी के मेंबर हैं, ज़राअत की कमेटी के मेंबर हैं। वो जो आपने जमींदारों को एक पैकेज देना था वो किधर गया? आज हमारी गंदम की फसल वो फसल नहीं रही जो बारिश और जलाबारी से खराब हो गई है। तो क्या वो जमींदारों वाला पैकेज रुल गया है और आप वही एलीट क्लास को पैकेजेस दे रहे हैं जो कि हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे? हमारे दौर में भी यही थे, इनके दौर में भी वही आ गए। फर्क क्या रह गया फिर? अच्छा नदीर साहब, इशू ये है कि आप आज इमरान खान साहब ने जिक्र किया कि सेहत की वो सहूलतें नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो होनी चाहिए थी, और उन्होंने कहा एलीट क्लास जो है ना वो सेहत की सहूलतों पे तवज्जो नहीं दे सकी क्योंकि इलाज के लिए बाहर चले जाते थे। लेकिन सर इशू ये, खैबर पख्तूनख्वा में तो 7 साल आपकी हुकूमत रही है और कोरोना में सबसे ज्यादा हलाकतें इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। 358 हलाकतें हुई हैं जिनमें 122 खैबर पख्तूनख्वा में हो गई हैं। वहां पे ना वेंटिलेटर है ना अस्पताल है। 7.5 साल में कम से कम आपको वहां पे तो इतनी कैपेसिटी क्रिएट कर लेनी चाहिए थी कि आज वहां पे लोग ना मरते। और वहाँ पे जो रेशो है ना, यानी सबसे ज्यादा हॉस्पिटल के बेड जो है वो कितने चाहिए आबादी के लिहाज से, डॉक्टर कितने चाहिए, वो सिंध से भी नीचे है, पंजाब से भी नीचे। एक ज़िमनी सवाल मैं भी साथ कर लूं। अच्छा नहीं हो अकेले चलो कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पिछले 7 साल से इमरान खान साहब के कज़न नौशेरवान बरकी साहब वो हमारे हेल्थ को डील कर रहे हैं और वो हमेशा स्काइप से अमेरिका से करते थे और हमेशा टैक्स पेयर की बात करते हैं। आज हेल्थ इमरजेंसी है, नौशेरवान बरकी साहब अमेरिका में बैठे हैं, लिहाजा मैं फ्लाइट से नहीं है तो कैसे आपकी तवज्जो से कहता हूं कि उनको तो ले ना 7 साल उसने हेल्थ में क्या किया, वो आए ना लीड करें। वैसे तो जहाज भेज के जबरदस्ती उनको बुलवा के उनको है फ्लाइट्स आ रही में रखना चाहिए उनको। वैसे नदीर साहब जवाब आपने दे रहे, लेकिन मुझे ब्रेक लेने दें, आपको थोड़ा सा मौका मिल जाए। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नदीम अफजल चंद साहब ये फरमाइएगा सर, ये खैबर पख्तूनख्वा में तो 7 साल 7.5 साल आपकी हुकूमत थी, वहां पे अस्पताल क्यों नहीं? आपने कंपैरिजन करना है, जब पीटीआई को सूबा मिला था, जब एएनपी की हुकूमत या पिछली हुकूमतें थीं, उससे कंपैरिजन आप करना है। अगर उससे हॉस्पिटल की हालत बेहतर हुई है तो फिर आप क्रेडिट दें, अगर हालत बेहतर नहीं हुई तो बेशक तनकीद करें। ये कुंडी साहब बेहतर बता सकते हैं कि हॉस्पिटल्स की हालत पहले दौर से बेहतर हुई है या कम हुई। अगर आपका कंपैरिजन पंजाब से कर लें, पंजाब में भी देख लें, राना साहब की हुकूमत 85 से लेके ऑनवर्ड चलती आ रही है। दरमियान में चलो 1-2 नोट निकाल दें, चली परवेज लाई का, वो भी थे तो मुस्लिम लीगी। लेकिन अब इन सारी सूरत हाल में देख के यहाँ आप देख लें कि कितने नए हॉस्पिटल्स बने। कहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में भी। अच्छा पंजाब, वो तो बड़ी लंबी लिस्ट है इनके पास। नहीं, कोई लंबी लिस्ट नहीं है, कोई लंबी लिस्ट नहीं है। अब ये इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर में बहुत काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ। ये मैं एडमिट करता हूँ कि ये हमारा फॉल्ट है, जितनी तेजी से होना चाहिए था, और ये शायद इस ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम में शायद हो भी ना काम सके, ये भी मैं आपसे कहता हूँ। अच्छा वैसे एक दिलचस्प बात है, आज वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ना कि यहाँ पे जो एलीट है वो अपना इलाज करवाने के लिए बैरून मुल्क जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के पॉलिटिशियन इलाज करवाने के लिए कराची में या लाहौर जाते हैं। आज भी ये सूरत हाल है, कार्डियोलॉजी का एक भी अस्पताल नहीं है, यानी लाहौर के जो हॉस्पिटल है, लाहौर राना साहब लाहौर के हॉस्पिटल पीएचसी ये जाके देख लें,
कि वहाँ पे कोयटा से और पेशावर से केपीके से बलूचिस्तान जो लोग वहाँ पे हैं। राना साहब 6 महीने लगते हैं, एक बंदे को टाइम मिलता है। 6 महीने लाहौर पीएसी में एक बंदे को टाइम मिलता है। वो नहीं भाई, वो प्राइवेट करवाते हैं, प्राइवेट में कोई 6 माह का टाइम नहीं, बहुत टाइम लगता है। मैं खुद एक हफ्ते में हो जाता है। नहीं होता है, एक आप बेशक चेक कर लें, एक हफ्ते में नहीं होता। वैसे एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि वहां पे 122 लोग जो है ना, आप ये समझे कि ऑलमोस्ट 50% लोगों की हलाकतें जो है सबसे पहले ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में और हेल्थ कार्ड, मैं बताता हूँ, जो हेल्थ कार्ड वाला सिस्टम था, जो हेल्थ कार्ड वाला सिस्टम था केपीके में, बेस्ट सिस्टम वो था पिछले 5 सालों तो सर ये फिर किसी और सूबे में हेल्थ कार्ड वाला वो सिस्टम उस तरह लागू नहीं हुआ। सबसे बड़ी जो स्कीम जिस पे पीटीआई नाज करती है वो हेल्थ कार्ड सिस्टम था, चेक कर लें आप। तो फिर इन लोगों को इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए थी ना, जो बड़े लोग अब एक वबा ये पूरी दुनिया में, आज आप अमेरिका के ऊपर या यूके के ऊपर या उन मुल्कों की भी हालत देख लें। नहीं सर, वहां पे लोग इसमें कोरोना के पैराए में आप लेकिन जज नहीं कह सकता कि हमारा इलाज नहीं हो सका, कोरोना या हम अस्पताल नहीं पहुंच सके, या हमें डॉक्टर नहीं मिला, या हमें दवाई नहीं मिली, या वेंटिलेटर नहीं मिला। यहाँ तो वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ पे दवाइयां नहीं है, यहाँ पे अस्पताल नहीं है। कितने वेंटिलेटर छोड़ के गए थे राना साहब पिछले दौर? राना साहब ऐसे बताएं कितने खराब थे उसमें से? देखें वेंटिलेटर जो है 200 समथिंग। अब देखें ना, अब अगर ये कोरोना वायरस की वजह से ज़रूरत पड़ी है तो कोरोना वायरस की वजह से तो फिर वेंटिलेटर शॉर्ट हो गए, इटली में भी, अमेरिका में भी। यहाँ पे जितनी वेंटिलेटर की ज़रूरत थी उसके मुताबिक मौजूद थे। और अगर एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी थी तो अगर कोई चीफ मिनिस्टर या इवन प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इसके ऊपर तवज्जो देते और कोई काम करने का उन्हें तरीका आता होता, या उनका कोई इस बारे में जो है वो मासवाए मीटिंग्स करने के और तकारीर करने के कोई काम करने की भी लगन होती, तो ये वेंटिलेटर जो है वो एयरलिफ्ट हो सकते थे। हमने जब ये डेंगू का मामला हुआ है तो बहुत सारा जो है वो रिक्वायर्ड ऑपरेटर जो है वो एयरलिफ्ट जो है वो करवाया था। अब ये हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक हम पीछे हैं, लेकिन हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल तो सिर्फ फैसलाबाद में जो है वो नए बने हैं इस दौर में, जब पीएमएलएन की जो है वो गवर्नमेंट थी। ये जो पीएसी है इसकी कैपेसिटी को तकरीबन जो है वो 2 टाइम किया गया। उसके बाद ये जो हॉस्पिटल था अपना लीवर ट्रांसप्लांट का, वो बाबा रहमती साहब ने और इन्होंने शोर डाल के उसके खिलाफ उसका बेड़ा गर्क कर दिया, वरना वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो एक इंस्टीट्यूशन जो है वो बनने जा रहा था। अब पता नहीं वो जो है वो किस हालत में है। नहीं, अब वैसे आइसोलेशन सेंटर है, वहां पे इलाज हो रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर भी जी, एक अच्छी खबर भी है सर, पीपीई जो थे ना, पाकिस्तान उसमें खुद कफील भी हो गया। हम सारे मास्क अपने बना रहे हैं, सैनिटाइजर अपने बना रहे हैं, ड्रेस अपने बना रहे हैं अपनी जरूरत के मुताबिक, बल्कि पाकिस्तान अब एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ये एक अच्छी बात है। आज की खबर है, ये फवाद चौधरी साहब के वैसे कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आज से कोई 1 महीना पहले खबर क्रेडिट देना पड़ेगा। 1 महीना पहले खबर छपी थी कि कोई आदमी जो है वो स्मगल कर रहा था, वो शुरू में हो गया, वो पकड़े गए। वो किसने बनाए थे? अब तो पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो गई, अब पूरी दुनिया को दे सकते हैं सर, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। तो इसमें ये है कि अब आज भी लोग बलूचिस्तान से और केपीके से जो है वो इलाज के लिए जो है वो लाहौर का रुख करते हैं आज भी, क्योंकि पाकिस्तान सारे का बजट सिर्फ लाहौर ही लगा है। नहीं लाहौर नहीं तो फिर आप माने ना, वो भाई माने ना, पिछले 20 सालों में हमारा तो डीएचपी मंडी बाउद्दीन राणा साहब, वो बजट नहीं, वो लोग आके 7 सालों में 40 नहीं आते वहां पे, मंडी बाउद्दीन 20 सालों से इलाज करवाने के लिए आते हैं। सरगोदा हॉस्पिटल में एक बेड पे 5-5 बच्चे पड़े हुए हैं। बस केपीके में चिल्ड्रन अस्पताल वहां पे 7 साल पड़े हुए हैं। बड़े हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है राणा साहब, कसम से आज सरगोदा डीएचयू की हालत दे ले, रोना आता है। 5-5 बच्चे एक बेड पे, जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी विजिट किया था। 1.5 साल में और मंडी बाउद्दीन का डीएचक्यू हॉस्पिटल राणा साहब खालिद मकबूल ने मंजूर किया था 2001 में, और आज 2019 है। वैसे अब जाके चलने जा रहे हैं, 18 साल में नहीं चल तो वैसे सूबा आपके पास है 2 साल से, अब कम से कम बेड ही बढ़ा लें वहां पे, एक बेड पे 5-5 लोग ना हो, 5 बेड तो रखते हैं। इनके असरात खत्म होते 2 साल होते ये खत्म हो जाएंगे। इनके असरात जो, अब मैं सख्त लफ्ज नहीं बोलता क्योंकि रमजान का महीना खत्म होते ये असरात खत्म होते होते भी इतने साल लगे हैं। ब्यूरोक्रेसी से वो नौसत उतारते हमें पता नहीं कितने महीने और लगेंगे। अच्छा, आपका ख्याल ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो मनूस है? नहीं, मैंने नौसत की बात ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर बात किया, मैंने किसी इंडिविजुअल की बात नहीं की। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें। मैं पूछ रहा था तफसील पहले। नहीं, मैं ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये दूसरे डेंजरस जोन चले जा रहे हो, उससे ना ले जाओ। वैसा ये फरमाए सर, गवर्नमेंट क्या करे अब, क्योंकि एफर्ट बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब आपके पास 2 ही चॉइस है, या आप भूख से मरे या आप फिर बीमारी से बने।
तो अब गवर्नमेंट क्या करे सर, इसमें क्या चॉइस है इसके पास? देखें, दोनों चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को जैसे पहले कहा कि टेस्ट बढ़ाने चाहिए। आप देखिए, टेस्ट क्यों नहीं आप बढ़ा रहे हैं? कैपेसिटी टेस्ट की बढ़ानी चाहिए, चारों सूबों में बढ़ानी सिंध में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, इसको 3000 रोजाना। चाहिए। हम कहते हैं पंजाब में 10,000 हो। अब ये नहीं हम कह रहे हैं कि केपी में होना चाहिए। जैसे आप केपी की बात करें, केपी में टेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहे। केपी में कोई, ये मेरा सूबा है, उसमें कोई लॉकडाउन ये चीज़ कोई असर ही नहीं है उसका। बाकी पंजाब में दोनों भाई बैठे हुए बता सकें पंजाब में क्या सिचुएशन है। सिंध में आपको पता है कि लॉकडाउन किस, बलूचिस्तान का भी मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छे। वैसे सिंध में आज लॉकडाउन का आखिरी दिन है सर, आपने कल फैसला करना। हाँ, वहाँ पे वो मेरे ख्याल में कल आपने फैसला कर रहे हैं, मेरा आप तजारती फैसला कर सरगर्मियां दिया। कल शुरू कर रहे हैं। फैसला कर दिया, आइंदा 3 घंटे सिर्फ लॉकडाउन होगा। नहीं, मेरे नहीं, आज की प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के बाद वो क्या लॉकडाउन रह गया वहाँ पे भी? मेरे ख्याल में लॉकडाउन जो है इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ें जो देखें, आप टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। देखें, आपके तकरीबन हॉस्पिटल्स जो हैं तकरीबन फुल हो चुके हैं या फुल होने के करीब हैं। खुदा न खास्ता अगर पेशेंट आएंगे आप क्या करेंगे? आपको, हमें चाहिए मतलब ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में अस्पतालों में या कोई और जगह पे हमें फील्ड हॉस्पिटल या बेड की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर नहीं होगी और आपका लॉकडाउन सॉफ्ट हो जाता है या 3 घंटे, चलो चंद साहब की बात मान लेते हैं, और पेशेंट बढ़ जाते हैं, फिर आप क्या करेंगे? ओवरऑल आपने देखा केपी में कितने डॉक्टर्स, 100+ डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स जो पंजाब में भी बहुत है सर। ठीक है, अब ये चीजें कराची सिंध के अंदर भी बहुत है। ठीक है, अब ये चीजें अगर हो रही हैं तो फिर आप कैसे कहेंगे कि जी आप मतलब है कि, लेकिन फिर पुटी साहब एक चीज ध्यान में रखें कि आप ज़ाहिर वफाक के पाबंद नहीं है, फैसला आपने ही कल करना है कि अगर आप समझते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए तो कल आपके पास ऑप्शन है, आप कर दें, और अगर आप समझते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए तो फिर आपको करना चाहिए, लेकिन आपको फिर वफाक को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए कि कल जो भी फैसला करेंगे आप इंडिविजुअली करेंगे, इंडिपेंडेंटली करेंगे। देखें वो तो सूबे इंडिपेंडेंट है, फैसले करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में वफाक को सपोर्ट करनी है, फेडरल गवर्नमेंट सूबे को सपोर्ट करनी है। आप मुझे बताएं, क्या हम एनडीएमए के चेयरमैन सवाल नहीं करेंगे आपके पास जो सामान आ रहा है आप किधर दे रहे हैं, किस कौन कौन सूबे को दिया है, या आपके पास कितना सामान है, ये सवाल भी हम नहीं करेंगे। मतलब ये चीजें अब मतलब सपोज खुदा ना खास्ता इंडिया के साथ अगर जंग हम बोलेंगे यार पंजाबियों की जंग है, हम नहीं आते एनडीएमए की वेबसाइट या पे सारा अगर सामान की अफगानिस्तान से खुदा ना distribution लगी हुई है। खुदा ना डिस्ट्रीब्यूशन लगी हुई, आप ऐसे चेक करें उसके अंदर एनडीएमए की जो वेबसाइट है उसके अंदर रोजाना वो अपलोड रोजाना अपलोड करते हैं। ये बता रहे हैं कि कितना सामान आ रहा है। ये भी बता रहे हैं। नहीं, ये नहीं बता रहे, मेरा नहीं, दे रहे हैं जो वो बता रहे हैं। नहीं नहीं, आने की बात हम कर रहे हैं ना कि रोजाना जहाज उतर रहे हैं, चकलाला एयरबेस पे उतर रहे हैं, सामान आ रहा है, भाई इतने 1000 मास्क आ गए, इतने पीपीई किट्स आ गए, ये आ गया वो आ गया, वो भी तो बताएं कितना आ नहीं, गया, तो क्या आप गया। मांग सकते हैं सवाल, आप बताएं जो चीज आप मैंने बताइए, सवाल कर रहा हूँ, आप देंगे। मुझे कल बताएं, इसका जवाब दें चेयरमैन, मैं मेरे से बता दूंगा, आपको पूछें पता कितना कर- सामान आया अभी तक पाकिस्तान में और कौन कौन से सूबे को कितने हिसाब से आपने दिए। ठीक हो गया, मुझे ब्रेक लेने छोड़, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नदीम अफसर चंद साहब, बड़ी सिंपल सर बात, बड़ा सादा सी बात, मतलब आप ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, बल्कि पूरी गवर्नमेंट का नैरेटिव है कि आम आदमी जो है उसके साथ बड़ी ज्यादती है, लॉकडाउन करके उसको दूर रखना, रोजगार से दूर रखना, उसको अपने घर से दूर रखना, बड़ा जुल्म है ये। अच्छा, और साथ आप उसको लॉकडाउन को नरम कर रहे हैं ताकि बिजनेस एक्टिविटी जो लोग आए मिले एक दूसरे से, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जो जहां पे एलीट बैठती है पार्लियामेंट के अंदर, वहां पे आप सेशन ही होने दे रहे, यानी गवर्नमेंट खुद एलीट क्लास को बचाने की कोशिश कर रही है वहां पे कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर। सर, तो ये तजाद नहीं है फिर आपके देखिए, ख्यालात में? जहां तक सेशन की बात है, वो पार्लियामानी कमेटीज की हेड्स की मीटिंग हो गई है और स्पीकर साहब को मेरे ख्याल अब 2 दिन में ये फैसला हो जाएगा। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, ये पार्लियामेंट स्पीकर का काम है स्पेशल। और जो आपका स्पीकर इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, 100%। 100%। तो स्पीकर साहब फैसला क्यों नहीं कर रहे फिर? अब ये तो स्पीकर साहब के बिहाफ पे मैं तो नहीं स्टेटमेंट अब देखें, स्पीकर साहब रोक अब वो बचा रहे हैं ना कि पार्लियामानी हेड्स के साथ उन्होंने मीटिंग्स की है, SOPs तय हो गए, गालबन उनके पार्लियामानी जो कमेटी इनकी जो अपनी पार्लियामानी पार्टीज ये लिस्ट देंगी, गालबन सेशन आ रहा है। अब देखिए ना, आवाम के लिए लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं और MNAs के लिए लॉकडाउन आप जारी रख रहे हैं, मजीद बढ़ा रहे हैं, अजीब सी बात है। देखिए, MNAs सेंट्री कंडीशन अमूमन ये कह के जहाँ सेंट्री कंडीशन होता है वहाँ ये कोरोना ज्यादा फैलता है, तो इस वजह से अब वहाँ एलीट को आप खुद बचा रहे हैं ना फिर? एलीट के सबसे बड़े प्रमोटर तो फिर आप हो गए ना। हीटर खोल देना, हीटर खोल देना। सारे MNAs एलीट क्लास तो नहीं है ना, आप इस तरह तो ना करें ना। नहीं, आज उसके अंदर बड़े elite बड़े class भी आएगी ना। मिडिल क्लास प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज बड़े बड़े मिडिल क्लास के लोग भी हैं। MNAs ये मैं नहीं ऐसे एग्री करता कि पार्लियामेंट्री जो मिडिल क्लास है उनके लिए खोल दें आप, कि वो चले जाएं, एलीट रहने दें। अगले 2 दिनों में फैसला हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। जी राना सर, देखें जी, मामला ये है कि अब चंद साहब की इस फतवे के बाद कि स्पीकर साहब आज़ाद हैं, तो अब इसके ऊपर बात की तो बड़ी कम गुंजाइश रह जाती है। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि अगले 2 दिन में फैसला हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है फैसला यही होगा कि पार्लियामेंट का इजलास होगा
लेकिन पार्लियामेंट का इजलास जो है, अगर देखें ये सारा कन्फ्यूजन जो हुआ है, जिसमें लॉकडाउन सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, बदकिस्मती सिंध गवर्नमेंट की कि मीडिया में उसकी थोड़ी तारीफ हो गई, आप लोगों ने ज़रा उनके इकदामात को थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर तो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उसके बाद फिर सिंध गवर्नमेंट थी और वफाक था और वज़ीर आज़म थे। आज तक वज़ीर आज़म उसी बात के ऊपर जो है वो अपना जो है वो जोर लगा रहे हैं कि जी उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया। कभी उनका नाम ले लेते हैं, कभी उनका नाम जो है घुमा फिर आगे एलीट की तरफ जो है वो ले जाते हैं। इसमें यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया, वज़ीर आज़म के पास ताकत नहीं थी, वज़ीर आज़म के पास इतना मैंडेट नहीं था कि वो ये कहता कि भाई मैं लॉकडाउन के हक में नहीं हूँ, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। इससे गरीब आदमी जो है, हालांकि ये तकरीर उन्होंने जिस दिन सिंध गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किसके पास सुन लें, ये एक दिन पहले भी लॉकडाउन की जो है के खिलाफ तकरीर प्राइम मिनिस्टर ने यही तकरीर जो आज की है ना, एक दिन पहले भी की थी। अगले दिन सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। अब प्राइम मिनिस्टर में जो है वो इतनी ताकत नहीं थी कि वहां पे ये स्टैंड ले सकता। सर पंजाब में तो ले उसके नहीं, अगर नहीं खैबर पख्तूनख्वा में ले सकता, बलूचिस्तान में ले सकता। ना उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी। वो एलीट क्लास ने जो है वो फिर इधर भी अनाउंस कर दिया, उधर सिंध गवर्नमेंट ने कर दिया, इधर एलीट क्लास ने कर दिया। अगर प्राइम मिनिस्टर के पास ताकत होती, वो एक ही तरीका था कि तमाम लीडरशिप को, जो नेशनल लीडरशिप है, सबको कौमी यकजहती का मुजाहरा करते हुए प्राइम मिनिस्टर अपने साथ बिठाता और वहाँ पे बैठ के जो फैसला करता। ये एलीट क्लास भी ये काम ना करती और सिंध गवर्नमेंट भी ये काम ना करती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी जो उसकी एक सोच है उसके तहत उसने जो है वो ये काम नहीं किया। हालांकि सब लोग उसके साथ आज वैसे वो एलीट क्लास को वार्निंग दे रहे थे, उस एलीट क्लास को जैसे कर वो तैयार थे। ये एलीट क्लास जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर को बंद गली में ले जाके ना बाहर से जो है ना वो ताला लगा देगी और प्राइम मिनिस्टर जो है ना उस बंद गली के अंधेरों में गुम हो जाएगा। उसे आज भी चाहिए कि वो कौमी यकजहती के लिए जो है वो नेशनल लीडरशिप के साथ बैठे। अब ये पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर को एलीट क्लास से जो बचा सकता है वो सिर्फ दूसरी सियासी जमातें बचा सकती। मैं नहीं, पूरी नेशनल पूरी क़यादत, उसमें मैं कहता हूँ कि तमाम लोग हों, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी हो, बाकी भी जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं वो भी हों। अब ये पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, इस पार्लियामेंट के इजलास को लाइव दिखाएं और वहाँ पे जो है वो ओपन डिस्कशन हो। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी अपना नुक्ता नज़र बयान करे, अपोजिशन भी अपना नुक्ता नज़र बयान करे। 3 दिन में 4 दिन में वहाँ से उठे उस वक्त जब फैसला हो जाए। बिल्कुल सही। कुंडी साहब, ये कौन सी एलीट क्लास है जिसका ऐसे राणा साहब जिक्र कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से भी उन्होंने काम करवा लिया, अभी उनसे कह रहे हैं कि बचने का तरीका यही है कि हम सब कुछ शामिल करें अपने साथ। राणा साहब इसकी डेफिनेशन करें, एलीट क्लास के तो बहुत से मुख्तलिफ मानी है कि किस तरीके से है। और अब तो आ गया इनके मॉनिटर आ गया इनके पास, कैबिनेट में भी इनको मॉनिटर करेंगे। अब देखते हैं कि वो एलीट क्लास क्या करती है इनके साथ। और राणा साहब की बात ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था पहले। अब अगर चंद साहब कहें कि स्पीकर आज़ाद है, मैं नहीं समझता कि स्पीकर के पास इतनी इख्तियारात है कि वो आज़ाद है। दूसरी बात है, अगर राणा साहब कह रहे हैं और पहले दिन से हम सब कह रहे थे कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा बैठना चाहिए था। आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप मिसाल दे रहे हैं कि फ़लाँ मुल्क में ये हो रहा है, फ़लाँ मुल्क में ये हो रहा है, फ़लाँ मुल्क में ये हो रहा है, फ़लाँ उन तमाम ममालिक में तो पार्लियामेंट के सेशन जारी हैं। मतलब उन्होंने डिस्टेंस रखे हुए हैं। आपका नेशनल असेंबली का इतना बड़ा हॉल है तो आप नीचे गैलरीज भी हैं, आप उनको थोड़ा सा डिस्टेंस में बिठा दें। आपने पार्लियामेंट बंद कर दे जो कि ओवरसाइट करती है। हम हमेशा कहते हैं सियासतदान कि अब हमारी पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। आज पार्लियामेंट किधर है इस सूरत हाल में, क्राइसिस? जब अब इस मुल्क को पार्लियामेंट क्राइसिस से नहीं निकाल सकती तो फिर लोग क्या बोलेंगे इस पार्लियामेंट? वैसे सर एक बात तो फैक्ट है कि 210 मुल्कों में कोरोना है लेकिन किसी जगह पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा। ये बात दुरुस्त है। वैसे अब जब चंद साहब ने जो कहा कमेटी, लॉकडाउन भी बड़ा सख्त है, ये भी है। कमेटी की जो बात की, मेरे ख्याल में स्पीकर साहब उस कमेटी मीटिंग में भी थे, फखर इमाम साहब चेयर कर रहे थे उस वक्त। फखर इमाम साहब को कमेटी का हेड बनाया गया था। सारे दोस्तों वो कह रहे थे मेरी तबीयत खराब है, मैंने जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली। और प्राइम मिनिस्टर जो है ना, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जब भी कोई मीटिंग, बल्कि इवन जब इजलास होता है तो उसमें वो इस बात से बड़ी परहेज़ रखते हैं, बड़ी एहतियात रखते हैं कि उन्हें अपोजिशन के किसी बंदे से मिलना ना पड़े।
पॉलिटिकल कोरोना की वजह से पॉलिटिकल कोरोना लीडर ऑफ द अपोजिशन की वजह से Political corona हाँ, भी होता लीडर ऑफ द अपोजिशन से या किसी से न मिलना मिले, पड़े। कौन मिलना अब चाहता है जो है यार? अब कोरोना इस की वजह वजह से से कौन मिलना चाहता है यार? अब कोरोना की वजह से मसला हल हो गया। राणा साहब, अब हम कोरोना की वजह से आपको- मिलना ही नहीं है किसी राणा से। साहब, हम दूर आपको से जो है वो सारे जो है वो इस्लाम कर लेंगे। हम अब तो मेरा इनको ख्याल है से कि जवेद पार्लियामेंट साहब, में हम आने से इनको political वज़ीर आज़म कोरोना को भी कोई समझ इतराज रहे नहीं हैं। होना चाहिए। अच्छा, ब्रेक लेनी है मैंने, लेकिन मसला ये है कि सर के जहां पे अपोजिशन से नहीं मिल रहे, मसलन गवर्नर साहब नहीं मिले, इसके बावजूद उनको कोरोना हो गया। फिर से ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। एक बुरी खबर है, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब जो है उनको कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव निकला है। 15 दिन के लिए उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। जाहिर है कौमी असम्बली का इजलास भी जैसे चंद साहब फरमा रहे हैं कि होगा, तो अब जाहिर है स्पीकर साहब खुद उसके मरीज निकल आए, तो ये वाकई खतरनाक सूरत हाल है सर। लेकिन जी अल्लाह ताला खैर करे। बहरहाल आज मैं, राणा साहब और मैं एक शो में थे, तो राणा साहब कहते थे इजलास करवाएं 2-4 महीने को हो गया तो फिर क्या है। असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि 2-4 का, मतलब यह है कि लोगों अब जो पॉलिटिकल फिगर होता है उसमें लोगों के साथ घुलना मिलना भी होता है। मोस्टली लेकिन सर आवाम के लिए खोल दिया है तो एलीट के लिए भी खोल दें आप। देखें, अब अगर तो समझे ना, अगर मुमलकत पाकिस्तान इजलास के बगैर नहीं चल सकती तो फिर जरूरी है, तो बजट तो उसके बगैर नहीं हो सकता। बजट तो जरूरी है। तो फिर मेरे ख्याल में इतनी कैपेसिटी वहां पे है, सोशल डिस्टेंस पे बैठ के तो इजलास हो जाएगा, होना चाहिए ना, हो सर। जाएगा। वैसे एक चीज सर, एक सवाल है कि पाकिस्तान को अगर कोरोना भी मुत्तहिद नहीं कर सका तो फिर कौन सी चीज मुत्तहिद करेगी इस मुल्क को? फिर अफसोसनाक बात है ना। वैसे इस सवाल का जवाब मेरे पास कोई नहीं। क्यों नहीं राणा साहब? नहीं, देखिए- अगर इतनी बड़ी वबा भी इस मुल्क को इकट्ठा नहीं कर सकी सर, तो फिर उसके बाद क्या कोई अजाब ही आएगा, तो फिर शायद बैठे हम इकट्ठे। वरा जी, जो इस वक्त एपरेंट जो सूरत हाल है वो तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वज़ीर आज़म साहब की अना, तकब्बर, जिद, उस वजह से ये इकट्ठा नहीं हो सका। सिर्फ तकब्बर ना, वरना कोई भी वज़ीर आज़म होता या ये वज़ीर आज़म भी जिसको बुलाते, किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो आने से इनकार करता इस सूरत हाल में। और अगर कोई इनकार करता तो खुदा की कसम ये हमारा मीडिया भी, कौम भी, सोशल, यानी कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। देखिए एपीएस का वाकया हुआ था ना, सब लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ोन भी तो खुद किए ना, और उस वक्त इमरान खान साहब को जाना पड़ा। इमरान खान साहब गए ना, बिल्कुल गए। तो इसका मतलब इमरान खान साहब की जिद तो नहीं थी। नहीं तो फिर अब नहीं तो अब अभी मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना। अभी आपकी बात कर पार्लियामान रहा हूँ। रियासत कैसा आपकी बात कर रहा हूँ। इजलास बुलाया राणा साहब, सिर्फ आप ये कहें ना कि वज़ीर आज़म की वजह से, ऐसी बात नहीं तो फिर किसने बुलाना था? आपको पता है। नहीं, वैसे कल बुलाना मियां किसने शहबाज था? शरीफ साहब हमारे साथ किसने शो बुलाना था, था? उसमें उन्होंने कल भी कहा, हाँ, किसने उन्होंने बुलाना कहा, हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा के लिए थोड़ा सा रहम करे इस कौम पे, सब इकट्ठे हो इस पे। अब भी तो पूरा कंफ्यूजन है ना, हर यानी लॉकडाउन से लेके हर चीज के ऊपर कंफ्यूजन है। अब भी अगर किसी ने लीड करना है तो बहरहाल कोई किसी को पसंद हो ना हो, प्राइम मिनिस्टर ने लीड करना है ना। आप आखिर नेशनल लेवल पे जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसका जो है वो राइट भी है। अब आप चौधरी साहब ये देखें कि अदालतें भी एमरजेंसी वर्क कर रही हैं, बाकी सारे अदारे, डॉक्टर्स, हर कोई अपना Rangers काम तो है, कर रहा फौज है, है ना, डॉक्टर फौज है, है, सारे हैं, FBR है। हाँ, तो क्या पार्लियामेंट जो है ये क्यों नहीं कर सकती? ये इकट्ठे हों। मेरा ख्याल ये elite है, ये वो elite नहीं, है। अगर फिर होता है किसी को तो जो फिर इकट्ठी ठीक नहीं है, होनी फिर अल्लाह के सुपुर्द। अब स्पीकर साहब को हो ही गया, बगैर इजलास के हो गया, गवर्नर साहब को हो गया, सईद गरीब मिनिस्टर साहब हैं सिंध के, उनको हो गया। तो अगर होता है तो फिर ठीक है, वो एहतियात करें, पूरा डिस्टेंस रखें, पूरी एहतियात करें, तमाम मैयर्स लें, लेकिन उसके बावजूद फिर ठीक है, अल्लाह के सुपुर्द। अब लेकिन ये तो नहीं है कि पार्लियामेंट जो है, जो कि मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, तो सारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं और माँ जो है वो खामोश बैठी है जी, मुझे डर आता है, मैंने काम नहीं किया। माँ बूढ़ी है, माँ की हिफाजत करनी चाहिए। उड़ीसा ये फरमाइएगा सही है, जो पंजाब ने टेस्ट कम करना शुरू कर दिया 40%, 50%, इसका मतलब ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट जानबूझ के कोशिश कर रही है कि इस इशू को खत्म करने का एक ही तरीका है कि टेस्ट ही ना करें आप? तो यही चीज़ है, क्योंकि उन्होंने कम इसीलिए किया ताकि हमारे जो सूबे में वो कोरोना केसेस जो हैं वो कम तादाद में नजर आए, कि हमारे जो है कोरोना पेशेंट्स कम है। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है, कोरोना के आपको टेस्ट, अगर आप सॉफ्ट प्रॉब्लम करना चाहते हैं आपको टेस्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। और मैं एग्री करता हूँ यहाँ पर इनकी बात से। देखें, प्राइम मिनिस्टर को कोई लीड लेनी है, वज़ीर आज़म बन गए हैं जिस तरीके से भी हैं, आज वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, उनको चाहिए पूरे मुल्क को साथ लेकर चलें। अब ये नहीं है कि मेरी इसके साथ, मैं इसके साथ हाथ न मिले, हमारा भी कोई शौक नहीं उसके साथ हाथ मिलाने का। अब तो वैसे स्पीकर साहब के साथ भी हाथ नहीं मिला सकते। अब चीफ मिनिस्टर देखिए अब ये कहे ना स्पीकर से बुलाए या किसी और चीफ मिनिस्टर के साथ डेली कोऑर्डिनेशन कमेटी में मीटिंग्स हो रही हैं। असल कैसर साहब जिसको चेयर करते हैं,
रोजाना मीटिंग्स हो रही हैं। आप अभी कह रहे हैं सर, अभी आप कह रहे हैं असद कैसर नहीं, असद कैसर पार्लिमानी कमेटी को ऐड करते हैं, असद उमर जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसमें तो फिर वजीर आजम को फिर आप इस्लामाबाद का मेयर बना दें, फिर इस्लामाबाद का मेयर बना दें, इसको बाकी तो कुछ काम नहीं है। वजीर आजम का कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है नहीं, ना। लेकिन काम चांद बांटना साहब होता है। ये काम वजीर आजम का ही है, काम क्या है फिर? ये काम वजीर आजम का ही है। अगर इत्तेहाद करना ये है, वजीर आजम नहीं करना है, वजीर आजम के अलावा और कोई नहीं कर सकता। बस अब वक्त खत्म हो गया है। एक ही इशू को सॉल्व करने का तरीका होता है, वो इत्तेहाद। अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर सारे मरेंगे। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।